सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहाँ पर इस गाड़ी में बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक रीज़न तो ये है कि मैं सोच रहा था, बहुत सारे काम मैं कार चलाते हुए करता हूँ, तो ये काम भी कर लेते हैं यार, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने GoPro ले लिया, उसके वो यहाँ पर लगाकर हैंड्स फ्री होकर जस्ट बात ही तो करनी है, वो कर लेते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे आइडियाज़ मेरे जहन में आ रहे होते हैं, मैं उनको नोट डाउन भी कर लेता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे जब भी कोई आइडिया आता है तो मैं उसको व्हाट्सएप पे अपने पास एक और ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने अपने साथ ही ग्रुप बनाया हुआ है, उसको पिन कर लिया, उस पर मैं सेंड कर देता हूँ। लेकिन बाद में वो कभी कभी मिस भी हो जाता है वो आइडिया। तो अभी कुछ देर पहले मेरे कुछ फ्रेंड से बात हो रही थी एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो जिक्र ये हो रहा था कि क्यों कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। सो बेसिकली हुआ ये था कि मेरे कुछ दोस्त हैं कनाडा से, कुछ दोस्त हैं, मैं खुद दुबई से हूँ, कुछ दोस्त यूके से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, सब एक ही ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर है। तो वो सब डिस्कस कर रहे थे सिचुएशन, अपने कंट्रीज़ की इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ों की और बात हो रही थी। तो उसी में एक जिक्र छिड़ा कि आजकल के ज़माने में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार आजकल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है उसका कुछ नहीं पता। यू नेवर नो कि स्टॉक मार्केट कहाँ चली जाती है, हाउसिंग मार्केट कहाँ चली जाती है। कनाडा में ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रही है हाउसिंग मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर नीचे गई है यूएस की मार्केट, 20% बीयर मार्केट जिसे कहते हैं वो उसमें चली, उस कैटेगरी के अंदर चली गई है। तो मैंने उस पर ये बोला कि देखिए यार, यू नेवर नो कि होना क्या आगे, क्योंकि आप कुछ भी कर लें। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है, और खैर आइडिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक टर्म बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वो है पीई रेशियो का। अब पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसका मतलब ये है कि आप अगर किसी को घर देते हैं ना, ऑल्दो कि ये शायद एग्जाम्पल 100% सही नहीं जा रही हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, अगर आप किसी को अपना घर रेंट पे देते हैं, तो अगर आपका रेंट लेट से उसका 4% रेंटल यील्ड है, तो उसकी पी रेशियो, एक पर्टिकुलर पी रेशियो बनेगी, जो कि उसकी प्राइस और उसकी अर्निंग जो होगी, उसकी रेंट होगी, और प्राइस उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी जब आपने घर लिया होगा, वो प्राइस होगी उसकी। तो उसकी जो प्राइस और जो अर्निंग का जो रेशियो है, उसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। अगर तो उसका लेट से रेंटल रिटर्न अच्छा बन रहा है, लेट से मैं कहता हूँ 7% के करीब बन रहा है, तो उसका पी रेशियो भी कम होगा, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होगा, प्राइस कम होगी और अर्निंग ज़्यादा होगी। इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर बात करते हैं कि जब आप कोई स्टॉक लेते हैं तो उसके अंदर पी रेशियोज देखते हैं। इसी तरह से पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो भी, वहाँ पर भी आप पी रेशियो देखते हैं। मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त 4 पी के ऊपर हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑलमोस्ट 25-20 के पी के ऊपर हैं। तो ये एज सच बहुत कोई क्लियर इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि इसकी बेसिस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी लेनी चाहिए, ये कंपनी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको, अगर आप एक सेक्टर के अंदर लेट से आप फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर देख रहे हैं, तो 2-3 कंपनीज को देखें, उनका पी रेशियो एक दूसरे से कंपेयर कर लें। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ही स्टॉक के पी रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं आप। इसी तरह से पी रेशियो एक स्टॉक मार्केट का भी होता है। स्टॉक मार्केट का पी रेशियो कंपेयर कर सकते हैं आपके दूसरी पीयर स्टॉक मार्केट से क्या चल रहा है, उससे वैल्यूएशन पता चल सकती है आपकी कि आपकी स्टॉक मार्केट इस वक्त इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर मिल रही है या इस वक्त आपको चीप प्राइस पे मिल रही है उसकी। अब आप एग्जांपल लें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो पी रेशियो इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 4 का चल रहा है। इसी तरह से अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आई थिंक कोई इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, ऑन टॉप ऑफ माई माइंड नहीं है, लेकिन मुझे यूएस का पता है तकरीबन कोई 19 के करीब पी रेशियो है उनका। इंडिया का भी कोई बहुत कम नहीं है, वो भी तकरीबन कोई आई थिंक कोई 15, 16, 17, आई डोंट नो कितना है, याद नहीं आ रहा मुझको भी। इसी तरह से अगर आप बात करें जापान की, तो जापान का भी इस वक्त कोई 19 के करीब पी रेशियो है। अच्छा, अब मैं इसको बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमने देखा है कि जापान के अंदर 1989 के अंदर पी रेशियो बहुत, मतलब जब जापान की मार्केट, स्टॉक मार्केट अभी तक उस लेवल पे आ ही नहीं सकी है जिस लेवल के ऊपर वो 1989 का जब स्लम्प हुआ था उसके अंदर पहुंची थी। 1989 के अंदर जापान की, मैं यहाँ पर चार्ट लगा दूंगा, तो 1989 के अंदर जो स्टॉक मार्केट थी वो इन्फ्लेट हो गई थी, और बहुत सारे उसके रीजंस हैं। जो उस टाइम पर वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए थे और हाउसिंग मार्केट का बबल भी बना था और स्टॉक मार्केट भी ऊपर आई थी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। 60 के करीब पी हो गया था जापान की मार्केट का, इस वक्त 15 के करीब है। इसी तरह यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर बात करें तो यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जो आज का पी है वो तकरीबन कोई 19 के करीब है, और यही पी तकरीबन कोई 40 के करीब था, आई थिंक यस 40 के करीब था जब
जब ये कोविड के बाद रिकवरी हुई थी और स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी और लोगों को चेक्स मिले थे, वहाँ पर $3,000 के लोगों को ऐसी गवर्नमेंट ने चेक दे दिए, तो वो वहाँ पर एक अलग ही मसला है कि इन्फ्लेशन वहाँ पर क्यों हो रही है। तो वहाँ पर भी लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने पंप किया था, पैसे प्रिंट किए थे, तो इस वजह से जाहिर सी बात है ये चीज़ हो रही है। लेकिन एनीवेज वहाँ पर पी रेशियो वहाँ पर 40 के करीब चला गया था, जो कि इस वक्त 19 के करीब है। अब इसी तरह जापान का जो मैंने बताया, जापान का 60 के करीब चला गया था, और वो उस लेवल पे तो जा ही नहीं सकता ना, 60 तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। पाकिस्तान का पी रेशियो 4 के करीब है, बहुत चीप मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान में ट्रिगर इवेंट्स नहीं आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव ट्रिगर कर सकें। अब कब आते हैं, लेकिन यू नेवर नो। अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूं क्योंकि पी रेशियो उसका कम है, मैं जापान में इन्वेस्ट करूं, मैं यूएस के अंदर इन्वेस्ट करूं। ये आप डिसाइड ही नहीं कर सकते इस तरह से। हो सकता है आज 19 है यूएस का स्टॉक मार्केट का पी रेशियो, अगले लेट से कोई 10 साल तक वो 25 रहे, या अगले 10 साल तक वो 10 रहे। जब वो 10 पे आ जाएगा तो जाहिर सी बात इंडेक्स भी नीचे आ जाएगा, कंपनीज की अर्निंग जो भी हो वो आपकी स्टॉक प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ेगी। तो ये किसी भी कंट्री के साथ अलग अलग स्टॉक मार्केट्स में अलग अलग टाइम्स के अंदर हो सकता है। अच्छा, इसी बात पे मैं भूल गया, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था इसके ऊपर कि क्यों पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को आपको भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी इंपॉर्टेंट है उस पर न्यूज़लेटर लिखा है, उस न्यूज़लेटर को जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह के जो भी न्यूज़लेटर लिख रहा होता हूँ वो आपको आपके इनबॉक्स में एवरी वीक में लिखता हूँ, तो आपको मिल जाया करें। मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ट्विटर पे फॉलो कर लें मुझको, ट्विटर के ऊपर मैं थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, वहाँ पर मैं चीज़ें देख रहा होता हूँ। मज़ा आता है ट्विटर के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम गुजारने में, तो ट्विटर पे फॉलो कर लें मुझको। अभी उस पॉइंट पे वापस जाते हैं जिस पे हमने ब्रेक किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करें तो एक और बात वो ये करते हैं कि जो हाउसिंग मार्केट है, स्टॉक्स की एक तरफ बात करते हैं, हाउसिंग मार्केट के अंदर जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इवन यूएस के अंदर, यूके में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इन कंट्रीज़ के अंदर जो इतना स्लम्प आया हुआ है, वो एक रीज़न तो ये है कि वहाँ पर जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। लोगों की जो इनकम है वो उस लेवल पे नहीं है कि आप घर खरीद के उसकी मॉर्गेज पे कर सकें, जो नॉर्मल लोग होते हैं। अगर आप डुअल इनकम हाउस होल्ड है तो फिर भी कुछ आसान काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको डाउन पेमेंट जमा करनी पड़ती है। तो ये एक रीज़न है। लेट से प्राइस इन्फ्लेट तो कर गई है, लेकिन लोगों की अर्निंग इतनी नहीं है कि वो उसको घर को खरीद सकें। इसी वजह से वहाँ पर कहते हैं कि भाई अब इतनी महंगाई हो गई है, इतने घर महंगे हो गए, तो अब इनको कम होना चाहिए, और इसी वजह से प्राइसेस नीचे आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम बहुत सारे और फैक्टर्स को नहीं काउंट इन कर रहे होते हैं। हम ये नहीं काउंट इन कर रहे होते कि कनाडा के अंदर, लेट से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये प्रो इमिग्रेशन कंट्रीज़ हैं, प्लस चाइनीज़ मनी वहाँ पर आता है, पहले भी आया है और नॉर्मली आता है। वहाँ पर जब भी हम देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही होती है तो हम चाइनीज़ इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल देख रहे होते हैं। तो यू नेवर नो कि कब एकदम से, हालांकि उन्होंने इसको अनअट्रैक्टिव करने के लिए तकरीबन 15% का टैक्स भी लगाया हुआ है चाइनीज़ के ऊपर कह लें, या नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर कह लें जो इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन फिर भी एक इन्फ्लक्स रहता है। तो वो जो इन्फ्लक्स रहता है उसकी वजह से यू नेवर नो कि हाउसिंग मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, इवन दो कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है इमिग्रेशन की वजह से लोग अगर लेट से आज इमिग्रेशन पूरी तरह से खोल दें तो वहाँ पर इन्फ्लक्स इस तरह का हो जाए कि वहाँ पर हाउसिंग की नीड बढ़ जाए। और ये इस तरह की न्यूज़ आती रहती है कि कनाडा में किस तरह से इस वक्त हाउसिंग नीड है और बहुत ज़्यादा घर चाहिए वहाँ पर। तो इस वजह से ऑल्दो की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन प्राइस ऊपर जा सकती है। इसी तरह से पी रेशियो स्टॉक मार्केट्स का कम है, आई मीन ज़्यादा है। लेट से यूएस की स्टॉक मार्केट का ज़्यादा पी रेशियो है, लेकिन यू नेवर नो, ऊपर जा सकता है, कम भी हो सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बिल्कुल चीप इस वक्त मिल रही है आपको, लेकिन यू नेवर नो कि आगे क्या सिनेरियो बनता है, किस तरह से गवर्नमेंट चलती है। अनसर्टेनिटीज़ हैं वो सर्टेनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो यू नेवर नो, ऊपर भी जा सकती है। हमने 2017 के अंदर देखा था किस तरह से स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई थी। एक और चीज़, इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका इंटरेस्ट रेट है। जो इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी आपकी ये अफोर्डेबिलिटी जो हाउसिंग की होती है ये बढ़ती है, कम होती है, या फिर एट द सेम टाइम ये जो आपकी चीप मनी है वो आपको मिलने लगता है, उसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जा रहा होता है पैसे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को डिसाइड करती हैं कि आपको करना है या नहीं करना है। लेकिन नहीं करना है तो फिर क्या करना है, आप सिर्फ पैसों को रख के बैठ तो नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से हर लेवल के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की है, या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कह लें उसको, कि हर पॉइंट पर हर महीने थोड़े बहुत पैसे डालने, और ये वो पैसे होंगे जो मैं अगले 10-15 साल के लिए डाल रहा हूँ। तो मुझे ये मसला नहीं होगा कि आप कल मार्केट नीचे जाती है, 6 महीने बाद तक मार्केट नीचे रहती है, तो मुझे वो मसला नहीं होगा। मैं जब भी पैसे, इस वक्त भी आप ये समझें कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं, आज मैं मंडे वाले दिन बना रहा हूँ ये वीडियो, एंड
ट्यूसडे आई मीन दिस लास्ट फ्राइडे आई थिंक 3 to 4% का स्लम्प आया था कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और उसका रीज़न ये था कि सुपर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, और उसकी वजह से बहुत पैनिक हो गया था मार्केट के अंदर। लेकिन उसके बाद जुमे के बाद हमने देखा था कि वो मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी गई थी, तो मैं उससे पहले ही चाह रहा था कि थोड़ा सा खरीद लूँ, क्योंकि आई एम ऑलवेज अ बायर। मतलब मैं कभी भी, और मैं कितना बाय करता हूँ ये एक पॉइंट है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं बाय करता, मैं हमेशा थोड़ा बाय करता हूँ और थोड़ा बहुत रीबैलेंस कर रहा होता हूँ। मतलब मैं हमेशा जब भी बाय करता हूँ एक सर्टेन लेवल के ऊपर मेरा एक थ्रेशोल्ड है कि मैं थोड़ा बहुत उसको सेल भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए मैं बाय करके रख लेता हूँ उसको, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट टेकिंग उस तरह से तो अभी तक वो लेवल ही नहीं आया किसी भी स्टॉक का, जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, कि मैं कोई मेजर प्रॉफिट टेकिंग कर सकूँ। डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड को मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, गैम्बलिंग के बगैर, गैम्बलिंग के एलिमेंट के बगैर इन्वेस्ट करें। तो आप किसी भी डोमेन में होंगे, किसी भी एरा में होंगे, किसी भी टाइम में होंगे, आपको वो नुकसान उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से लोगों को होता है ना। जैसे ग्रोथ वाली कंपनीज ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो स्लम्प आता है तो वो बिल्कुल ही बैठ जाती हैं। अगर आप ऐसी कंपनी लेंगे जो कि स्टेबल है, वो डिविडेंड पे कर रही है, उसकी कांस्टेंट ग्रोथ भी है, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। इसी तरह से मैं, खैर बात लंबी हो रही है, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक और बात करूं कि जो हमने देखा है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर या इंडिया की मार्केट के अंदर या इवन यूएस की मार्केट के अंदर जो स्टार्टअप्स रिसेंटली बंद होना शुरू हुई हैं, उसकी एग्जांपल ले लें, एयरलिफ्ट की ले लें, और इसकी वावा कार्स हो गई, या इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं जो, और यूएस की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इतने बड़ी वैल्यूएशन के साथ थी और फिर एकदम से बंद हुई हैं। उसका रीज़न भी यही है कि वो वैल्यूएशन ग्रोथ के ऊपर जिन लोगों ने बैट की, वो अब जब मनी प्रिंटिंग कम हो गई है, जो इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जब इजी मनी कम हो रहा है इन्वेस्टर्स के पास, तो फिर वो एकदम से उसमें श्रिंक की जा रही है। तो इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जब भी आप कर रहे होते हैं तो ग्रोथ का एलिमेंट हर वक्त होना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं हमेशा 5-10% अपना ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ जो कि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब भी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट होती है तो वो तो बड़ा बिग टिकट आइटम होता है ना। लेकिन अब जो मेरे पास एक ऑप्शन मिला है, मुझे स्मार्ट क्राउड का ऑप्शन मिला है कि मैं दुबई के अंदर रहते हुए ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके लॉन्ग टर्म के ऊपर। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, स्मार्ट क्राउड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। और इसके अलावा मैं सर्वा के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। सर्वा के अंदर यूएस के स्टॉक्स, अगर आप बाहर हैं पाकिस्तान से, तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंटरफेस है। यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो लगाई है लेटेस्ट पोर्टफोलियो की, उसको जाकर देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।